आसपास भीड़ लगा लेते थे। अरे भैया, ऐसे ही थोड़ी यहाँ इतनी भीड़ लगी हुई है। इनकी चाय पिए बिना तो यहाँ से ट्रेन भी नहीं खिसकती। अरे बहन बस करो, इतना तारीफ भी मत करो मेरी। अक्सर एक मधु नाम की औरत उस रेलवे स्टेशन पर पापड़ बेचने आती थी, पर उसका ध्यान हमेशा सरिता की चाय की टपरी पर रहता था। उसको सरिता की चाय की टपरी पर इतनी भीड़ देखकर बड़ी चिढ़ होती थी। मेरे पापड़ तो कोई भी नहीं खरीदता, सब लोग बस चाय चाय चाय। हद हो गई है सबकी। ये औरत एक ही दिन में इतना कमा लेती है कि पूरे महीने में भी मैं नहीं कमा पाती। मुझे भी अब कुछ और काम करना पड़ेगा। क्यों ना वैसे भी चाय की दुकान ही खोल लूं। मधु को ये ख्याल तो आ जाता है, पर वो सोचती है कि सरिता की चाय के आगे आखिर उसकी चाय कौन पिएगा ही। फिर भी मधु अपनी अलग से वहीं सरिता के पास एक चाय की दुकान खोल लेती है। सरिता ये देखकर बड़ी हैरान होती है, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मधु, तुमने पापड़ बेचना बंद कर दिया क्या? हाँ, तो क्या चाय की दुकान बस तुम ही लगा सकती हो? क्या कोई और चाय की दुकान नहीं खोल सकता? वैसे भी मैं बड़ी अच्छी चाय बनाती हूँ। मुझे तो पहले ही चाय की दुकान खोल लेनी चाहिए थी, पर मेरे पति की वजह से अब तक मैं पापड़ ही बेच रही थी। अरे, मुझे तुम्हारी चाय की दुकान खोलने से कोई भी दिक्कत थोड़ी ही है। अच्छी बात है, तुम कोई भी काम करो। अब सरिता और मधु दोनों की आसपास चाय की दुकान खुल। आओ आओ आओ, अरे जल्दी आओ, गर्मा गर्म चाय पियो। ऐसी चाय आज तक नहीं पी होगी। एक चुस्की में ही पूरी थकान मिटाने वाली चाय बस मधु की दुकान पर ही पाएं। सब लोग मधु की दुकान की तरफ देखते हैं, पर सब के सब सरिता की चाय की दुकान पर ही जाते हैं। ये देख मधु को बड़ी बेइज्जती महसूस होती है। उसे सरिता पर बड़ा गुस्सा आने लगता है। अरे ये सारी की सारी भीड़ सरिता के पास ही जा रही है, मेरे पास तो कोई भी नहीं आ रहा। इतने में मधु की दुकान पर एक आदमी आता है। अरे बहन जी, जरा एक कप चाय तो देना। हाँ हाँ भाई साहब, अभी देती हूँ। मधु अपनी दुकान पर पहला ग्राहक देखकर बड़ी खुश होती है और उसको एक कप चाय बनाकर देती है। वो आदमी चाय पीते ही गंदी सी शक्ल बनाता है। छी छी छी, ये कितनी गंदी चाय है। न चाय पत्ती, न दूध और न अदरक, एकदम उबला पानी दे दिया है क्या? अरे नहीं भाई साहब, मैंने तो अच्छी चाय बनाई है और इसमें तो सब कुछ डाला है। वो आदमी मधु की एक नहीं सुनता, उल्टा उसे सुनाकर वहाँ से चला जाता है। सरिता और उसकी दुकान पर खड़े सभी लोग ये देख बड़े हैरान होते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। अब हर रोज मधु के साथ यही होता है। उसकी दुकान पर कोई नहीं जाता है, तभी मधु अपना काम शुरू कर देती है। जैसे ही सामने से ट्रेन आने लगती है, मधु वहाँ जाकर खड़ी हो जाती है और पैर फिसलने की एक्टिंग करने लगती है। मधु को चिल्लाते हुए देख सरिता उसे पटरी पर बचाने आती है कि तभी ट्रेन उनके बहुत करीब आ जाती है। ट्रेन जैसे ही उनके सामने आती है, मधु वहाँ से उठकर खड़ी हो जाती है और सरिता को ट्रेन के आगे फेंक देती है। इतने में ट्रेन सरिता के ऊपर जो सबकी थकान मिटा दे। मधु आवाज ही देती रह जाती है और उसकी आंखों के सामने साथ वाली दुकान से एक लंबा हाथ ट्रेन की खिड़कियों की तरफ बढ़ता है, जिसके हाथ में चाय का कप होता है। मधु जब देखती है कि वो किसका हाथ है, तो इस बार जाकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। ये तो वही चुड़ैल है, ये तो वही हाथ है जो कल रात। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। उसका सारा ध्यान सरिता की दुकान की तरफ होता है कि तभी वही लंबे हाथ वाली चुड़ैल का हाथ आकर मधु का हाथ पकड़ लेता है। मधु जोर से चिल्लाती है, चुड़ैल चुड़ैल, बचाओ बचाओ मुझे। इतनी शोर सुनकर वहाँ पर और भी लोग आ जाते हैं। अरे मधु, क्या हुआ? क्यों शोर मचा रही हो? अरे कहाँ है चुड़ैल? हाँ हाँ बोलो ना, क्यों तुम्हारे ही पीछे पड़ी है वो? कोई तो बात होगी। उस औरत और बाकी लोगों को मधु का व्यवहार कुछ ठीक नहीं लगता। अब अगले दिन मधु गायब हो जाती है। वो कभी दोबारा अपनी चाय की दुकान नहीं खोलती। उसके बाद लोगों का शक यकीन में बदल जाता है। वो कैमरे में उस दिन की रिकॉर्डिंग निकलवाते हैं जब सरिता ट्रेन से कटकर मरी थी। रिकॉर्डिंग में साफ दिख जाता है कि ये सब मधु का ही काम है। कुछ दिनों बाद जब मधु वापस अपनी चाय की दुकान को वहां पर लगाने आती है, तो लोग गुस्से में उसके पास आते हैं और उसे बताते हैं
कि उन्हें सब पता चल चुका है। मधु इतनी बातें सुनती है कि फिर कभी उस रेलवे स्टेशन पर वापस ही नहीं जाती, पर वो चुड़ैल का लंबा हाथ उसका कभी पीछा नहीं छोड़ता। आजा मधु आजा, एक बार मेरे हाथ की चाय पी ले बस। नहीं।